खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। हुकूमत ने आज इक्तसादी सर्वे पेश किया वफाकी वज़रा, जिसमें वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल, एहसन इकबाल, फरमद सगीर खान साहब शामिल थे। उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन पिछले दौर में 3.5 साल में जो पॉलिसीज़ रहीं वज़रा के मुताबिक, उनकी वजह से आज ये मुश्किल हालात हम देख रहे हैं। और अगले माली साल के लिए जो पॉलिसी वज़ा करनी है, कल वफाकी बजट पेश होगा कौमी असम्बली में, और उसमें हुकूमत किस तरीके से ख़ास तौर पर सबसे बड़े चैलेंज को डील करेगी, और वो है कर्ज़ों की अदायगी और सूद की अदायगी जो पाकिस्तान ने कर्जे ले रखे हैं। और मिफ्ताह इस्माइल साहब ने एक बात की कि जब भी हम तरक्की करते हैं, कि जैसे पाकिस्तान की जो इस वक्त ग्रोथ रेट 5.97% यानी 5 तकरीबन 6% की तनासब से पाकिस्तान की मईशत में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की तरक्की की है पाकिस्तान की मईशत ने, लेकिन उसकी वजह से जो उसके लवाजमात पूरे करने पड़े, आपने इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करना पड़ा, ख़ास तौर पर तेल की जो इंपोर्ट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करती हैं आपकी सारी की सारी इंपोर्ट्स को, उसकी वजह से जो पाकिस्तान को चैलेंज आया और इकॉनमी हमारी ओवर हीट हुई। ये आर्गूमेंट था वज़ीर ख़जाना साहब का, जिसकी वजह से आज हम ये एक बहुत ही अनसर्टन सिचुएशन देख रहे हैं कि हमारा तिजारती खसारा भी ना सिर्फ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है खतरनाक हद तक, बल्कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी एक खतरनाक हद को जो है वो टच कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अनकरीब नेक्स्ट वीक बल्कि चाइना से $2 अरब से ज़्यादा आपके फॉरेन रिजर्व में आ जाएंगे, जिससे डॉलर के ऊपर जो एक रुपए के ऊपर जो एक प्रेशर बना हुआ है डॉलर का, वो कम करने में मदद मिलेगी। बाकी जिस रफ्तार से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों ने तरक्की की है, वो जो अहदाफ मुकर्रर किए थे उससे बेहतर हैं, बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन क्या वजह है कि इस वक्त हम इस किस्म की सूरत हाल को फेस करें? एक आम आदमी यकीनन ये सवाल करेगा कि अगर 6% के हिसाब से आपकी इकॉनमी बढ़ रही है, तो वो उसकी जो हालत है, एक आम आदमी अगर पर कैपिटा इनकम भी इस इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक जो है वो 3 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, बल्कि अबतर हो चुकी है। पेट्रोल की प्राइस देखें, बिजली की कीमतें देखें, गैस की कीमतें देखें, या अशिया खुर्दनोश की कीमतें हों, तो ये वो सवालात हैं जो हर इंसान इस वक्त पूछ रहा है। इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में फ़हीम सरदार साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, और आप पहले दिन को हमारे प्रोग्राम में कई दफ़ा देख चुके हैं। बहुत शुक्रिया फ़हीम सरदार साहब आपका। सरदार यासिर अलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनेसमैन हैं, इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका भी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियो से, एक वेल नोन नेम है पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी में। मिर्ज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आपकी इजाज़त हो मिर्ज़ा साहब से मैं आगाज़ करना चाहूँ। मिर्ज़ा साहब, आपने एक इक़्तिसादी सर्वे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, उसके साथ आपने इसके कुछ जो खदोखाल हैं वो भी देखे होंगे। तरक्की तो हमने की है, लेकिन बुनियादी सवाल वही आता है कि तरक्की करने के बावजूद हमारी मईशत की हालत जो इस नहज पे पहुंच गई है, जिसका बराह रास्त असर आम आदमी पे हो रहा है, ये क्यों है? आम आदमी तो सवाल करेगा अगर आप तरक्की करें तो उसके समरात हम तक पहुंचने चाहिए, वो क्यों नहीं पहुंचे? मिर्जा साहब जी शहजाद, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। पहली चीज़ जो है, जीडीपी 6% की ग्रोथ दिखा के यकीनन एक बड़ी इम्प्रेसिव जीडीपी ग्रोथ है। हम कह रहे हैं हमने तरक्की करी है, लेकिन उस सीढ़ी में वहां तक पहुंचने में जो जो चीज़ों से हमें गुजरना पड़ा है, जिससे ये हमें तरक्की हुई है, वो तमाम ऐसी चीज़ जिन्होंने हमारी माशी कारकर्दगी को मुतासिर किया और वो हमारे फेवर में नहीं थी। मिसाल के तौर के ऊपर हमने इंपोर्ट पे इन्हिसार किया, हमने 75 बिलियन की इंपोर्ट की, उसमें रॉ मटेरियल्स भी आए, बाकी चीज़ें भी आई, लग्जरीज गुड्स भी शुरू में थी। 17 बिलियन की हमने पेट्रोलियम मसनूआत मंगाई और 8 बिलियन की फूड स्टफ एंड ग्रेन्स, खाने पीने की अशिया, जिसमें वीट, शुगर, फर्टिलाइजर एंड दालें हैं। ये जो हम एक्सपोर्ट करते थे ये भी इंपोर्ट करनी पड़ गई। कॉटन की फसल सही नहीं हुई थी, कॉटन भी हमने इसमें इंपोर्ट की। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा अगर हम ये सब चीज़ इंपोर्ट करते हैं, उसके मुकाबले में अगर हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती, सस्टेनेबल होती, स्टेबल होती, तो हमें कोई मुदायका नहीं था। लेकिन एक्सपोर्ट हमारी 30 बिलियन से आगे हिल के नहीं थी। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 29 बिलियन की, लेकिन उम्मीद है कि 30 बिलियन हो जाएंगी। 30 बिलियन विज़ 75 बिलियन, तो 45 बिलियन का तो आपको ठीक तिजारती खसारा या ट्रेड डेफिसिट मिल गया। उसके बाद आपकी करंट अकाउंट में भी जो हालत है
وہ IMF को बड़ी तशवीश है, हम सबको एज ए स्टूडेंट इकोनॉमी में बड़ी तशवीश है, $12 बिलियन तक पहुंच गया। इन्फ्लेशन आपका था 8.5, अभी हो गया 13, और लोग बातें कर रहे हैं रुपए के कदर वगैरह को देखते हुए कि 19-20% हो जाएगा। तो आपने कुछ हदायत हासिल जरूर किए हैं, कुछ जगह आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी ग्रोथ सही रही है, 3.5% थी, आपने 4% कर ली, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 6.6 थी, 7.7 कर ली, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सबसे अच्छा गया 10.5%, लेकिन साथ साथ आपने हमें एक्सपोर्ट के टारगेट पूरा नहीं हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट का टारगेट नहीं हुआ, कॉटन की प्रोडक्शन हमारी नहीं हुई, ट्रेड डेफिसिट जो हमारा जो अलार्मिंग जिससे हिट पड़ी है हमें, उससे हमारे रिजर्व जो डिप्लीट हो गए, प्लस जो सबसे बड़ा बम है जो अकोमोडेट हुआ है ओवर ए पीरियड वो था बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कर्जों की अदायगियों का। हमें कर्जों की अदायगियां का इतना प्रेशर था कि हमारे रिजर्व जो 3 महीने पहले तकरीबन $21 बिलियन थे, आज $9 बिलियन पे आ गए, जो 1.5 महीने की इंपोर्ट के लिए भी काफी नहीं है। ट्रू 9 बिलियन के। मिर्जा साहब, मैं ये समझता हूँ हमें आने वाले पीरियड में जो इकोनॉमिक सर्वे की फिगर आएंगी, मैं तो आपको एक ही तजवीज देता हूँ कि आपको अपनी इकोनॉमी को कंसोलिडेट करें, आप अपनी इकोनॉमी को कूल डाउन करें, हुकूमतें भी मेजर्स ले रहे हैं, मार्कअप बढ़ाया है, वेरी राइट रेट बढ़ाया है। मिर्जा साहब, मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ, सरदार यासिर साहब से बात करके मैं फिर आपकी जानिब आता हूँ। सरदार साहब, ये जो बात कर रहे हैं और अगेन वही सवाल के हम तरक्की भी कर रहे थे, लेकिन तरक्की के साथ साथ ये जो सूरत हाल है और जो वजूहात मिर्जा साहब ने बताई, तो ये तरक्की करने की प्राइस है जो हमने पे करनी ही करनी है, या हम जानबूझ के तरक्की की रफ्तार कम कर दें कि ये प्रॉब्लम्स ना आए हमें? कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट की बात है, उस साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि हर एक चीज़ के साथ यू हैव टू लुक फॉर द नेक्स्ट बेनिफिट, और आप देखेंगे बेनिफिट आप आवाम को देंगे, आपने प्रायोरिटाइज करना है कि आपने किस किस सेक्टर को प्रायोरिटाइज करके उसको तरजीह देनी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो हमारे लिए लास्ट गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी थी वो इंडस्ट्री थी, उसमें आप बात की आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, तो हमें सबको पता है कि नियरली 7% ग्रोथ हमने देखी थी एनुअली डिस्पाइट कोविड-19। हमने सब्सिडीज ऑफर की, लेकिन सब्सिडी का बेनिफिट भी आपको मिला कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स कम हुए तो हमारी जो प्रोडक्शन है कंपेटिटिव हुई, हमारी प्राइसेस कंपेटिटिव हुई, लिहाजा एक्सपोर्ट हमारी इनहैंस हुई। जो अलमिया है पाकिस्तान के साथ वो यही है कि हम अपने ट्रेड डेफिसिट कभी भी बैलेंस नहीं कर पाए, और आज भी आप देखें तो नियरली 40 बिलियन का गैप है जो हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा जब इम्पोर्ट आप करते हैं, आप डॉलर पे कर रहे हैं, तो डॉलर आपका कहाँ जा चुका है, 200 रुपये जा चुका है, साथ ग्लोबली प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। ये आप समझ कि डबल डिजिट इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ा है। अगर नॉर्मल कंडीशन होती बाहर तो शायद इतना हम पे इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट ना आता। वीट की बात करें, इस साल भी आपके पास शॉर्टफॉल था, 2 मिलियन टन आपने कम प्रोड्यूस किया, वो भी लिहाजा आप इम्पोर्ट करेंगे, और इम्पोर्ट भी अब 63% प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी हैं वीट की बिकॉज ऑफ दी यूक्रेन वॉर, और वो इम्पैक्ट भी पाकिस्तान के ऊपर आएगा। लिहाजा तो ये मजबूरी हमारी बन चुकी है। ऑयल प्राइसेस ग्लोबली इंक्रीज हुई हैं, कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली इंक्रीज हुई हैं, और अभी WHO की स्टेटमेंट है कि देव सेड, यूनाइटेड नेशंस एज वेल, देव सेड के वर्ल्ड वाइड फूड प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। फूड इन्फ्लेशन अगर आज आप देखें तो नियरली 22% के करीब जा चुकी है पाकिस्तान में। जनरल इन्फ्लेशन की बात करें 15% प्लस जा चुकी है। तो एक अच्छी खासी कॉस्ट एक आम शहरी प्लस बिजनेसमैन बेयर कर रहा है। उसमें दो वजूहत हैं, एक तो बिकॉज आपकी पॉलिसीज कंड्यूसिव नहीं थी, सेकंड क्योंकि आप इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, लिहाजा वो कॉस्ट आपने पे करनी है कि वो आप बाहर से मंगवा रहे हैं। अपनी आपकी प्रोडक्शन होती तो शायद इतना नुकसान ना होता। अच्छा, आपने कहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को हुकूमत ने प्रायोरिटाइज किया, और ऑब्वियसली आपकी $29 बिलियन के करीब 30 हो सकती हैं कल तक, जैसे या बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पॉइंट इसके अगर एग्रीकल्चर को क्या इग्नोर किया हमने कि हम मतलब गंदम में, चावल में खुद कफील हुआ करते थे, और फूड सिक्योरिटी तो सबसे अहम एलिमेंट है किसी भी रियासत का कि उसकी अपने लोगों को एक अच्छी सहूलियात फराहम करने के लिए। तो अगर एग्रीकल्चर में हम अच्छा परफॉर्म करते तो ये $9 अरब की जो फिगर हमारी ऐड हो गई है ये कम हो जाती। डेफिनेटली आप एग्रो के ऊपर वैल्यू एडिशन लाएं, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लाएं, आप $100 बिलियन सिर्फ एग्रो में प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेजॉरिटी जो प्रोडक्शन हमारी हो रही है, एक तो अंडर कैपेसिटी है, हमने अपनी ज़मीनें कल्टीवेट नहीं की, हमने यहाँ पे सोसाइटी शुरू कर दी है, ज़मीनें फार्मर्स ने बेच दी अपनी, क्योंकि वो समझते हैं कि उसमें उनको इनफ बेनिफिट नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे, क्योंकि फार्मर टू मार्केट के जो कॉन्सेप्ट था वो आज तक हम नहीं ला सके यहाँ पे। और जो एक फार्मर है उसको रियली उसको नहीं मिलता, क्योंकि मिडिल मैन बीच में सारे पैसे खा जाता है, कमीशन खा जाता है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट आप देख लें कि लाहौर से लाके पंजाब से यहाँ पे 70% पाकिस्तान का पंजाब फीड कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जहाँ पे ज़मीन रकबा नहीं होता वहाँ पे वर्टिकल फार्मिंग की जा रही है, वेयर हाउसेस के अंदर लोग फार्मिंग कर रहे हैं। हमारे पास रकबा 8,80,000
एजाज को कन्वर्टर की हम बात कर रहे हैं। तो अगर कल्टिवेशन की बात की जाए तो हम लिटरली $100 बिलियन इजीली कर सकते हैं। वैलिडेशन की बात करें, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है यहाँ पे। मेजॉरिटी आपकी जो पैदावार है प्रोडक्शन में ज़ाया हो जाती है। हम सेंट्रल एशिया को नहीं दे पा रहे, मिडिल ईस्ट को नहीं दे पा रहे, तो हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं? इट्स जस्ट पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स इसकी जरूरत है ताकि आपको वो सेक्टर्स बेनिफिट ले सकें और बेनिफिट आती है आवाम को मिलेगा। बिल्कुल। फहीम सरदार साहब, ये जो आज बताया गया कि हमारा कर्जा कितना बढ़ गया है, या जो इस साल हम जो ट्रेड डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट जो फेस कर रहे हैं, और अगले साल जो हमने कर्जों की अदायगी करनी है खास तौर पे जो डॉलर में, वो कहाँ से हम लेके आएंगे, कहाँ से पूरा करेंगे, कैसे होगा? कि मजीद कर्जे लेके पुराने कर्जे चुकाएंगे या कोई और भी इसका सोल्यूशन है? कर्जा उतारने का जो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप अपनी आमदन बढ़ा दें। आप अपनी आमदन बढ़ाते हैं और आप अपने कर्जे को ख़त्म करते हैं। कर्जा लेने का मकसद ये होता है लीवरेज का होता है कि आप लीवरेज करते हैं, आप कोई अपने असासे नहीं बेचते, कर्जा लेके आप नए तिजारत शुरू करते हैं। ये उसका बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान के इस वक्त जो सिचुएशन है ना, कि अगर कोविड ना आता, अगर लोकस्ट का मसला ना होता या अगर थोड़ा कम होता, और अभी तो पाकिस्तान ने फिर बहुत अच्छे अंदाज में इन चीज़ों को हैंडल किया है, अगर ये चीज़ें ना होती तो अभी शायद हमारा मसला कम होता। लेकिन कर्जे हमारे काफ़ी सारे जो हैं वो बाहर के मुल्क से लिए हैं, मल्टी नेशनल से लिए हैं। ज़्यादातर हमारा कर्जा जो है हमारा डोमेस्टिक है। अब डोमेस्टिक को तो हैंडल करने की मतलब स्ट्रेटजी थोड़ी फ़र्क होती है, जो बैरून मुल्क होते हैं उनकी फ़र्क होती है। जब बैरून मुल्क के कर्जे की बात आती है तो आपको अपना रुपया उसको सेंटर में रखना पड़ता है कि रुपये की कीमत क्या है। अगर रुपया जितना सस्ता होता चला जाएगा डॉलर की मुकाबले में, तो उतने कर्जे आपके बढ़ते चले जाते हैं। अगर 160 पे जब था रुपया, उससे अगर ये 100 मिसाल के तौर पे 120 पे आ जाता, तो आज आपके कर्जे के जो वजन है वो कम हो जाता। इसीलिए ज़ाती तौर पे और प्रोफेशनली मैं दो चीज़ों पे मुझे बड़ा महसूस मैंने किया। एक तो इंटरेस्ट रेट कभी इस तरह नहीं बढ़ाए जाते, ख़ास तौर पे जब सप्लाई का इशू हो। ये डिमांड का इशू नहीं था। डिमांड पुश और सप्लाई पुल जो होती है, ये फ़र्क चीज़ होती है। जो दूसरी चीज़ जिसमें मुझे होता है कि रुपया को हम आपकी जो करेंसी होती है उसको मैनेज करके आप बेशक नीचे लाएं या ऊपर लेके जाएं, ठीक है। वो उस पर डिबेट हो सकती है कि आपको उसको थोड़ा आसान रखें, उसको थोड़ा टाइट करेंगे, वो बात की बात है। हमारे अपने सवाल पूछा कर्जे का, कर्जे को हमने चुकाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी आमदन बढ़ानी होगी। आमदन इस सूरत में क्या हमें चाहिए? हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट्स चाहिए। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के रिकॉर्ड लेवल पर हैं। जीडीपी हमारे $350 बिलियन पे जा चुकी है। हमारी जो क्या कहते हैं आईटी इंडस्ट्री है वो रिकॉर्ड लेवल पे जा चुकी है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। लेकिन जैसे भी सॉरी टू कट यू सरदार साहब बात कर रहे थे कि आपके पास पोटेंशियल है, आपने और अभी ये बात हुई कि रिकॉर्ड लेवल पे चली गई, इससे ज़्यादा आप कैसे उसको बढ़ाएंगे कि आपके पास बेचने को क्या है या वैल्यू ऐड करने के लिए क्या चीज़ है? इससे ज़्यादा कैसे आप? सरदार साहब ने जो बात की है ना, बिल्कुल सही बात की है कि देखें वो बात कर रहे हैं राइटली सो कि आप कितना कर सकते हैं, ठीक है। आप जितना आप कर सकते हैं बेशक, हाँ जितना आप कर सकते हैं बेशक उसके सिर्फ 50% भी करें ना, वो भी बहुत है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और उसमें अर्जी है कि देखें पाकिस्तान इस वक्त जो है ना, बेशक और कोई कर्जा ले पुराने महंगे कर्जे को उतारने के लिए, तो वो फायदा है। ठीक। हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट, जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो वही रहता है कि हमने अपनी आमदन को बेहतर करना है। टैक्सेशन कलेक्शन हमारी रिकॉर्ड लेवल पर है। हमारी देखिए थोड़ा सा बैंक्स को भी जो है हमें आहिस्ता आहिस्ता डिस्करेज करना है कि सिर्फ गवर्नमेंट फंड्स की तरफ ना, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ना आए, क्योंकि उससे बिला वजह गवर्नमेंट का जो प्रेशर है वो बढ़ता है। ठीक। एक सवाल ये है, भी आपने कहा कि डॉलर को मैनेज करना है, ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है। गुज़िश्ता जब नून लीग की हुकूमत थी तो उन पर यह तनकीद होती थी कि जी आपने आर्टिफिशियली कंट्रोल किया हुआ डॉलर को, और गुज़िश्ता हुकूमत में शायद आपने जो IMF से बात की उसकी वजह से आपने स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दी, तो फिर आप डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो वो कंट्रोलिंग वर्सेस मैनेजिंग कह दें आप उसको, या उसके बाद अगर डॉलर को आप फ्री छोड़ दें, तो कौन सी इसमें पॉलिसी आप समझते हैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बेहतर है? वो पॉलिसी ठीक थी कि आप डॉलर मैनेज कर लें, या इसको मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दें? नहीं, मैनेज। इस पर पाकिस्तान का इंटरेस्ट, हमारी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट, मेरा, हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड कॉलीग्स हैं उनका इंटरेस्ट इसमें है कि जो आपकी करेंसी हो वो मैनेज हो। आप मुझे एक मिसाल दे दें इस दुनिया में डेवलप्ड, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड जहाँ पे करेंसी को फ्री छोड़ा होता है,
इट इज़ अनहर्ड ऑफ, क्योंकि अगर आप फ्री छोड़ेंगे वो ऑन पेपर इट साउंड्स वेरी नाइस कि जी आपने मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया, ये ठीक है, वो कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, लेकिन दुनिया में वो एक होता है ना, इकोनॉमिक्स के हर चीज़ से पहले ceteris paribus होता है, ऑल थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, नथिंग रिमेन्स इक्वल, सो आपको सारा वक्त अपने आप को एडजस्ट करना होता है। मैं आपको एक मिसाल दूं, लेकिन इससे बड़ी तनकीद हुई इसहाक डार साहब पे भी, नून लीग की हुकूमत पे, कि जी आपने कंट्रोल किया और जब डॉलर को छोड़ा तो वो इतना फ्लाई कर गया कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाए। तो अभी 200 पे खड़ा है, अगर आप कोशिश करें तो गवर्नमेंट इसे मैनेज कर सकती, प्रोवाइडेड आपके अकाउंट में इतने डॉलर हों भी। देखिए इसमें हम 4 बातों को एक वक्त में हम डिस्कस करेंगे। मैंने पाकिस्तान में नोट किया कि पिछले 7-8 साल में ना हमारी हर कॉन्वर्सेशन, हर सेंटेंस में, इसका एक फ़ायदा भी है, हम 6 टॉपिक्स एक वक्त में डिस्कस कर रहे होते हैं। अभी तो सिर्फ डॉलर मैनेज की बात नहीं, उसके अंदर डॉलर मैनेजमेंट इज समथिंग एल्स, रेवेन्यू इज समथिंग एल्स, रिलीज ऑफ प्रेशर इज समथिंग एल्स। मतलब ये मैं लिटरली कह रहा हूँ इन चीज़ों को। इन प्रिंसिपल पॉलिसी क्या होनी चाहिए हुकूमत? इन प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि आपको उसको इफेक्टिवली मैनेज करना चाहिए। ठीक, और अगर आपको एक्सटर्नल प्रेशर हो लाइक IMF का? IMF आपको क्या कहता है? IMF गवर्नमेंट को ये कह रहा है कि आप अपनी रेवेन्यूज बढ़ाएं, और IMF कह रहा है कि अगर आप, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक फ्रैंकली बात बता रहा हूँ, अगर IMF को कल पाकिस्तान या कोई मुल्क भी आके कहते हैं कि जी ये जो आपने हमें 1 खरब का कहा है कि रेवेन्यू बढ़ाएं, हम इस तरह से बढ़ा लेंगे, ठीक, तो इसमें मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, इसमें बहुत आसानी से देखें। IMF ने ये नहीं कहा आपको कि आप इम्पोर्ट बैन करें टू मैनेज बैलेंस ऑफ ट्रेड। एग्जैक्टली, इस पे 3 तरीकेकार हैं which they can do by managing the dollar। देखें, राइट वे एक्सपोर्ट के ऊपर रेवेन्यू जनरेशन, सेकंड FDI पे आप लोगों को इंकरेज करें पाकिस्तान पैसा लाएं, एंड रेमिटेंस को इंकरेज करें। अभी जो आपके पास रोशन ट्रेजर अकाउंट था, लोगों ने वहाँ से पैसे विड्रॉ करने शुरू कर दिए, लोगों ने रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो आप इंकरेज करें अपने पाकिस्तानी को कि आप लोग पाकिस्तान पैसा भेजें, आप गारंटी करें उनको कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ना अकाउंट्स फ्रीज होंगे, रीअश्योरेंस दें। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज पे रिपल इफेक्ट आया वो आपके सामने मौजूद है। दिस इज इमीडिएट, राइट अवे। अगर आप फिक्स चाहते हैं, दिस इज इजीएस्ट फिक्स विदाउट कंट्रैक्टिंग द इकोनॉमी, जो कि किया जा रहा है, विच इज इंटरेस्ट रेट, राइट, एंड साथ साथ इम्पोर्ट बैन। बिल्कुल ठीक। मिर्जा सयाब बेग साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल ने 2-3 बातें की। उन्होंने एक तो कहा कि पिछले 4 साल में CPEC पे जो काम की रफ्तार थी वो बहुत स्लो हो गई, और 9 इकोनॉमिक जोन अगर बनने थे तो उसमें सिर्फ 5 पे काम हो रहा है, वो भी मुकम्मल नहीं है। हमारा फास्ट ट्रैक पे हमने इसको डाल दिया। फिर उन्होंने गवादर का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि वो 11 मीटर उसकी गहराई रह गई है, कोई बड़ा उस पर आप कार्गो शिप नहीं लेके आ सकते, क्योंकि 4 साल से उसकी ड्रेजिंग नहीं की हुकूमत ने, गुज़श्ता हुकूमत ने फंड्स जारी नहीं किए। इसी तरह रेलवे की बात की। तो ये जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के आपके प्रोजेक्ट थे, इस पे आप गुज़श्ता हुकूमत में भी आपकी बातचीत होती रहती थी, आपकी मुलाकातें भी, तो वजह क्या रही कि ये इतने अहम जो प्रोजेक्ट्स हैं और उस पर उस रफ्तार से काम भी नहीं हुआ और इनको प्रायोरिटाइज नहीं किया गया? मिर्जा साहब। लेकिन अभी ये वजीर खारजा ये अपना बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब गए थे वाशिंगटन, और उसके साथ ही वो चाइना भी गए, और फिर तुर्की भी गए, और फिर सऊदीया भी गए, और डेवोस भी गए, तो हम कराची के, बल्कि पाकिस्तान के तमाम बड़े बिजनेसमैन उनसे मिले थे यहाँ पे कराची में, और मैंने उनकी जो मुलाकात कराई थी उसमें 1 पॉइंट एजेंडा था कि आप हमारी फॉरेन पॉलिसी को आप ज़रा सा रिवैम्प करें, जो नाराज़गियाँ हैं उसके बजाय हमें सपोर्ट चाहिए इन ममालिक की, जिसमें US और यूरोपियन यूनियन आर एट द टॉप, आर मस्ट। उन्हें हमने बतलाया था कि जी एक तो FATF के लिए हमने 27 में 26 पूरी कर चुके हैं, शर्त वो ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। दूसरे GSP प्लस का हमने रिन्यूअल की बात की थी जो नेक्स्ट ईयर से ड्यू है। तीसरी IMF के लिए हमने कहा था कि अंकल सैम से प्लीज रिमोट वहीं पर है, तो एक तरह से सॉफ्ट अप्रोच और इन्फ्लुएंस हो। और चौथी चीज जो बात की थी हमने आखिरी, वो थी कि CPEC के प्रोजेक्ट को निगलेक्ट किया गया, चाइना वाज नॉट टू हैप्पी, देयर वाज इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट वाज गिवन बाय सम मिनिस्टर्स PTI की हुकूमत में, यदि होल्ड ऑन करते हैं, हम इसको रिव्यू करते हैं, ये तमाम चीज़ें, फिर उनकी पेमेंट्स भी IPPs के रुकी रहेंगी, तमाम चीज़ों ने CPEC को बहुत मुतासर किया। CPEC हमारा एक प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, एक नेशनल प्रोजेक्ट है, किसी एक सियासी जमात का नहीं है। मैं समझता हूँ इस प्रोजेक्ट को तमाम सियासी इन्फ्लुएंसेस से या कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़े, इसको हमने लेके जाना चाहिए था। तो चाइना में बात हुई है, और ये जो $2.4 बिलियन का रोल ओवर के लिए चाइना तैयार हुआ, हालांकि कंसोर्शियम का ये लैंडिंग थी,
ये उन मीटिंगों के बाद ही है जो अब नए सिरे से हुई है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें इन सब चीज़ों में अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी दुरुस्त करना होगा, और हम आंख में आंख डाल के या दूसरे अंदाज में उनसे बात करके उनका हिमायत नहीं ले सकते। तो आप बात कर रहे थे, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा क्योंकि मैं आप पे प्रोग्राम करता हूँ कि ये जो डॉलर की और रुपये की कीमत का ताल्लुक होता है हमारे रिजर्व से। अगर हमारे पास इतने रिजर्व हैं कि हम वो पैसे लेके मार्केट में दार साहब की तरह डालें और 98 से 98.5 नहीं होने देता है, पता नहीं 1 डेढ़ साल 2 साल। एक बार जब 102 चला गया था तो मीटिंग हो गई थी तमाम बैंकों का प्रेसिडेंट और गवर्नर स्टेट बैंक की, और फिर रिवर्स किया था, हमने इंजेक्ट की, लेकिन हमारे ज़खायर अब नहीं है। अभी तो वैसे ही हमारे पास 1.5 महीने की इंपोर्ट के लिए बहुत मुश्किल पैसे हैं, लिहाजा ये इतना आसान अब हमारे लिए नहीं। प्लस IMF भी मैनिपुलेशन ऑफ करेंसी के लिए वो फेवर में नहीं होता, वो चाहता है कि आप फ्री फ्लोट करें। सही है, ये हमारे मुफाद में नहीं है क्योंकि रुपये का, लेकिन अब जो बातें सुनने में आ रही हैं वो भी बड़ी तकलीफ दें। अब लोग कह रहे हैं 180 का हमारा एक लेवल था, हम 200 पे पहुंच गए हैं, तो हमने ओवर डी वैल्यू हो गया है। तो ये तमाम चीजें देखनी है हमने अपने रुपये की करेंसी, क्योंकि रुपये का ताल्लुक है आपकी इंपोर्ट की जो मेजर कंपोनेंट्स है, आपके रॉ मटेरियल के ऊपर जिससे एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस होती है, और अफराती दर से इन्फ्लेशन जिसको आप कहते हैं। ठीक, रुपए का आप क्या समझते हैं कि 200 रुपए के रुपए से आप इंपोर्ट करके फूड ग्रेन सस्ता दे सकेंगे? बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक सवाल जो मैंने गवादर पे पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बल्कि पहले इसको भी ऐड कर लें इसमें कि गवादर एक अहम हमारा प्रोजेक्ट है, क्राउन जूल आप उसको कहते हैं कि CPEC के ओवरऑल, लेकिन गवादर में आप कितनी ये नेग्लिजेंस थी, हुकूमत के पास पैसे नहीं थे, प्रायोरिटी नहीं थी, क्या वजह थी कि हमें तो ये ख्वाब दिखाया गया गवादर हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, तो एक ऐसे प्रोजेक्ट जिससे आपने इतनी उम्मीदें लगाई हैं, वाबस्ता कर रखी हैं, उस पर क्यों आपकी तवज्जो नहीं रही पिछले 3 या 4 साल में? जी, देखिए हमारे CPEC का जो हेलमार्क है, झूमर, वो था एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का था, ठीक है ना। तो उसमें 9 जोन जो डिक्लेयर हुए थे, 2 सब सूबों में और एक गिलगित बल्तिस्तान में, वो था जिसमें रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हम मिलकर आए थे, डिस्कस की थी हमने, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी, फिर ग्लोबल मार्केटिंग नेटवर्क इनका यूज करके एक्सपोर्ट करने थे। लेकिन अफसोस के साथ जो इसका झूमर, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, जिसमें जॉब क्रिएशन थी, जिसमें एक्सपोर्ट का बढ़ना था, जिसमें रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री का था, उसको ही उन्होंने बैठा के डाल दिया। पूरे 3-4 साल में उसको कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई। तो इस तरह से नहीं होता। इसी तरह ग्वादर के आपको सवाल का मैं जवाब देते जाऊं, ग्वादर वॉज टोटली निगलेक्टेड। ग्वादर में जो 100 कंपनी का एक जोन था जिसके लाइसेंस दे चुके थे, वहां पे भी काम शुरू नहीं हो सका। ग्वादर पोर्ट, ग्वादर एयरपोर्ट, सबसे बड़ा जो मेरे नजदीक नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि जब तक ग्वादर सिटी में पानी और बिजली नहीं होगी तो आप पोर्ट को कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वेरी राइट मिर्जा साहब, शहर डेवलप होते हैं तो पोर्ट अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जरा वक्त बचा सरदार यासर साहब। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अभी हाल ही में दोबारा से, बल्कि कल ही वो तहरीर कर रहे थे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की उन्होंने बात की, बिजनेस फोरम से खिताब हुआ था। पहले भी हम ये कई दफा टर्म सुन चुके हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद अभी इस स्टेज पे ना बात करने को तैयार हो इस मौजू पे, लेकिन आपके ख्याल में कितना ज़रूरी है मौशी पॉलिसियों के तसलसल के लिए ऐसा कोई एग्रीमेंट या ग्रैंड एग्रीमेंट कह लें से बिटवीन नॉट इवन द इंडिविजुअल द पॉलिटिकल पार्टीज? सही बहुत ज़रूरी है। Everybody needs to be on one page for the greater good and betterment of the country. It should be national interest above all else. इससे बुनियादी कोई बात नहीं है। देखिए, हम सबका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुल्क की बेहतरी होगी, रियासत की बेहतरी होगी, हम सबकी बेहतरी होगी। और सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर्स इसमें बैठे हैं वो बिजनेसमैन आपके पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है, जिनका सारा स्टेक यहाँ पे लगा हुआ है, जो चाहते हैं कि इस मुल्क की पहचान हमारे साथ है और वाइस वर्सा। इसमें देखा जो डिलेमा है हमारा, जैसे अब अभी जिस वादा की मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सबसे बड़ा अलमिया है कि आज तक हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस लेवल पर नहीं ला सके पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आपके सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन खाली पड़े हुए हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन क्या आपने उस लेवल के रोड शोज किए जहाँ पे आप जाके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को बताएं कि इतनी अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान में, या हम जैसे बिजनेसमैन को साथ लेके जाके उनको कहें कि आप लोग मार्केट करें पाकिस्तान को, आप लोग बताएं कि पाकिस्तान में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज व्हेन इट्स कमिंग फ्रॉम द होर्सेज माउथ वो बेहतर सुनेंगे, वो कहेंगे ये स्टेक होल्डर ये सही कह रहा होगा। आपके ब्यूरोक्रेट गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो तो आएंगे जाएंगे, हमने कहीं नहीं जाना। लेकिन हमने पिछले 3-3.5 साल में ऑब्जर्व ये किया कि जो बिजनेसमैन की एक वैल्यू है या उसको जो अहमियत एक देनी चाहिए वो दी नहीं गई। नहीं देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब साबिक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनकी पूरी कोशिश थी, वो बिजनेसमैन से डायरेक्टली मुलाकात करते थे। एवरी 2 वीक्स ही हैड डायरेक्ट सेशंस जिसमें रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज के साथ अलॉन्ग विद आबाद, अलॉन्ग विद डेवलपर्स ऑफ इस्लामाबाद, पिंडी, साथ साथ इंडस्ट्री के साथ उनकी इंटरेक्शन बहुत फ्रीक्वेंट थी। किस हद तक वो पॉलिसी डिवाइस कर सके, इंप्लीमेंट कर सके इज अ क्वेश्चन, लेकिन ही ट्राइज, इट्स अबाउट द एफर्ट कि कोशिश बंदा जरूर करे। लेकिन जहाँ तक चार्टर्ड इकोनॉमी की बात हो रही है, वी नीड वन विंडो सोल्यूशन, हमें एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट चाहिए लोकल बिजनेसमैन को और ओवरसीज इन्वेस्टर्स को भी। और मैं आपको अभी बताऊँ कि आप किसी भी जितने हमारे मिशन हैं यहाँ पे, चाहे हम जर्मनी की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, चाइना की बात करें, किसी के पास भी अगर मैं एज अ बिजनेसमैन जाता हूँ पूरी कम्युनिटी को लेकर और मैं उनको कहता हूँ आई इनवाइट यू टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, या आप हमारे साथ जेवीज करें, यकीन करें वो सारे कहेंगे आई एम सॉरी, लेकिन आपकी इन्वायरमेंट कंड्यूसिव नहीं है अभी कि हम अपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर सकें। एक तो इन्वायरमेंट, दूसरी बात बताएं कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है या कोई फॉरेन लेंडर है, कोई बैंक है, मल्टीनेशनल आपके लेंडर्स हैं, वो तो किसी भी ऐसे शोबे में आपके साथ आके ताउन करना चाहेंगे या इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो उनको ज्यादा फायदा दे। हम देखते हैं कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में बासानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप लेके आ जाते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं कि जी आपने कोई डेयरी फार्म्स करने हैं या आपने कोई एग्रीकल्चर में लाना है, वहाँ पे लोग नहीं आते क्योंकि आपके वो सेक्टर अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे। हर सेक्टर में लोग यहाँ पे काम करना चाहते हैं क्योंकि हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहली बात, सेकेंडली टाइम सबसे ज्यादा जो बड़ी ये टर्म हम बहुत सुन चुके हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब क्या चीज है कि मतलब क्यों कोई ऐसी मुश्किल काम है जो हम नहीं कर पा रहे कि बिजनेसमैन को कैसे आपने जो है वो कन्विंस करना है, फायदा देना है। मैं एज अ बिजनेसमैन या कोई फैक्ट्री लगाऊंगा या मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा, मुझे 100 डिपार्टमेंट से जाकर डील करना पड़ेगा और हर डिपार्टमेंट की अपनी प्रायोरिटीज और हर डिपार्टमेंट की अपनी लकूने हैं बीच में। वो कहेगा मैं चाहूंगा तो होगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं होगा। एक बिजनेसमैन को एक सिंपल वन विंडो चाहिए जहाँ पे आप उसको कहें कि ये आपका फोकल पर्सन है, ये आपका फोकल इदारा। अच्छा, ये बात आप यानी बिजनेस कम्युनिटी बहुत अच्छे से कह रही है, मतलब 3 साल से भी पीछे आप चले जाएं तो आप ये बात मुसलसल कर रहे हैं। तो जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं या हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है जो सब चीजों को डील करती है, वो जानबूझ के नहीं करते, समझ नहीं आती या कोई उनकी कंस्ट्रेंट है। उनकी कंस्ट्रेंट्स है, लेकिन सबसे पहले आपने अपने इदारों को एम्पावर नहीं किया हुआ, और जिनको एम्पावर किया हुआ है वो मैं समझता हूँ उन कुर्सियों पर उनको मुनासिब लोगों को नहीं बैठाया हुआ है। जो राइट मैन फॉर राइट जॉब का एसेंस है, आप ऑडिट करें, आप चेक करें कि क्या ये लोग अपने कुर्सी के साथ इंसाफ करते हैं। हम अपनी कुर्सी पर बावजूद होकर बैठे, उसका कल हिसाब होगा, आखिरत में भी होगा, दुनिया में भी होगा। इशू ये है कि यहाँ पे जो बैठे हैं वो सबसे पहले ये पूछेंगे कि अगर मैं जायज़ काम भी कर लूँ, नाजायज़ तो छोड़, जायज़ काम भी कर लूँ, तो कल मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ना बुला ले, कल मुझे नैब ना बुला ले, कल मुझे सेनेट में या मुझे जुडिशरी ना बुला ले। तो हर इंसान सबसे पहले इस खौफ में काम नहीं करता कि कल खुदा ना हादसा कोई पूछ ना ले कि तुमने काम सही किया गलत किया, इस खौफ में। ये पहली बात है। और एम्पावरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि आप उनको कहें कि इंस्टीट्यूशंस आर बैक्ड अप बाय द गवर्नमेंट, आपको हमने एक पॉलिसी दी है, गाइडलाइन दी, आप इसको एक्सीक्यूट करें। तो यहाँ जब हम किसी के पास भी जाते हैं फूक फूक के चलते हैं, बिजनेसमैन भी और साथ साथ जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, और फिर हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती। लेकिन अब तो अमेंडेड लॉ के तहत इम्यूनिटी होगी, अगर गुड फेथ में कोई ब्यूरोक्रेट फैसला करता है और उसमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लेता, तो फिर अगर फैसला गलत साबित होता है तो उसमें तो इम्यूनिटी है, कहा गया है। लेकिन क्या ये इन ट्रू सेंस इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? आप अगर जाकर उनसे पल्स लेने वेलकम, ये अभी तो खौफ की फिजा में मैं आपको वेलकम करता हूँ कि ब्यूरोक्रेट को इस चैनल पे लाके बुलाएं, उनसे पूछें कि एक्चुअल हकीकत क्या है। अब मुझे पता ऑफिशियली नेशनल टीवी पे वो बयान करेंगे, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं वो खुद मजबूर हो चुके हैं और एक आप समझें कि हैंडीकैप हो चुके हैं। ठीक चल फहीम साहब, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि इस पे आप कुछ काम भी कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताएं कि ये पॉसिबल भी है और मतलब क्या इसके सेलिएंट फीचर हो सकते हैं। इस पे जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट और प्रीवियस गवर्नमेंट दोनों बहुत काम कर रहे थे। उसके अंदर किस तरीके से चीज़ को अप्रोच किया जाता है वो एक पहलू है। बहुत सारे ऑफिसर्स इसमें लगे हुए हैं। मकसद ये है, जैसे सरदार साहब ने अभी कहा था, जैसे कि मिर्जा साहब ने भी कहा था कि हम सब ने मिल के चलना है, इस पर कदम मिला के चलना है। उसकी इतनी पावर होती है जो कदम मिलाते हैं कि मोमेंटम में आपकी तकवीत पैदा होती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अगर हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी और फिर पॉइंट सी पे जाना है तो एक सीधी लाइन में जाना है। अब कई दफ़ा हम पॉइंट बी पे जाके वापस पॉइंट ए पे आते हैं, फिर हम पॉइंट बी पे जाते हैं, फिर सी पे जाते हैं, फिर वापस ए पे आते हैं। तो ये काम नहीं है। काम होता है एक ही सीधी, बेशक आराम से चलें लेकिन एक ही लाइन पे चलते चलें।
चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो होती है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के लिए एक ब्रेक थ्रू बन सकता है। वो क्यों? क्योंकि देखें, सियासत अपनी जगह है, मैं जब से टीवी पे आ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ सियासत की अपना एक फ्लो है, इकोनॉमी का अपना फ्लो, इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। अब जैसे कि इटली की मिसाल है, जापान की मिसाल है कि हर इटली में तो जहाँ गर्मी शुरू होती है उनकी पार्लियामेंट टूट जाती है, लेकिन इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलती रहती है अपने। जापान का मेरे ख्याल है हर 2 साल या 2.5 साल बाद उनकी नई गवर्नमेंट आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने जो लुबे लबाब जो है ना कि उन्होंने अपने सिस्टम को इतना इंश्राइन कर दी है कि यार जो पॉलिसी होगी उस पे एडजस्टमेंट हो सकती है। पॉलिसी को आप वो 180 डिग्री, आसान लफ्जों में ये कि अगर एक हुकूमत है वो उसका फोकस, जैसे भी बात भी हो रही थी कि वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, एक नई हुकूमत आती है वो कहती है नहीं जी हमने ज़राअत के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, तो ये बुनियादी फैसला हो जाना चाहिए कि मईशत ने किस सिमत में जाना है और उस पॉलिसी को कोई भी हुकूमत आए पॉलिटिकल चेंज उसको डिस्टर्ब ना करे। इसमें जो अब आपने मिसाल दी इसी को आगे लेके चलते हैं कि अगर हुकूमत एक ने कहा कि इंडस्ट्री पे फोकस करना है, दूसरी आती कहती है हमने ज़राअत पे फोकस करना है, उस सिचुएशन में पता है क्या होगा? मोस्ट प्रॉब्ली वो कहेंगे कि इंडस्ट्री पर फोकस रहेगा, हम अज़ाफ़ी फोकस करेंगे ज़राअत पे, थोड़े से हम इधर के रिसोर्सेज इधर डाल देंगे, इससे ज्यादा हम, यानी जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये जो विजन है वो पॉलिटिकल चेंज से लिंक नहीं होगा, चाहे नून लीग आए, पीपल्स पार्टी आए, तहरीक इंसाफ आए, वो पॉलिसी आपकी चलती रहेगी, मेरा एक इम्प्रोवाइज हो सकती है। जी, और एक मेरा जो प्रोफेशनल व्यू है वो ये है कि अगर हम अपने इकोनॉमिक प्लान्स 10 से 15 साल का इकोनॉमिक प्लान बनाए, 5 साल के इकोनॉमिक प्लान्स हम बहुत अच्छे बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और एक वक्त था कि 5 साल के इकोनॉमिक प्लान्स अभी भी बहुत फायदेमंद है और रहेंगे। मैं कहता हूँ कि एक 15 साल का भी प्लान होना चाहिए, ताकि उस 15 साल के प्लान में कोई भी गवर्नमेंट आए या जाए, सही उस प्लान पे there has to be agreement। थोड़े से जरा हमें आइडिया तो देना, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी अगर साइन हो गया, सामने आए कि क्या सेलिएंट फीचर हो सकते हैं इसके? चार्टर ऑफ इकोनॉमी के सेलिएंट फीचर्स ये होते हैं कि देखें जी, इसमें बुनियादी तौर पे कि आप बिल्कुल बेसिक चीज़ों से शुरू करते हैं, फिर आप उससे ज़्यादा रिफाइनमेंट में जाते हैं, फिर उससे ज़्यादा रिफाइनमेंट में जाते हैं। बेसिक चीज़ें क्या है? मिसाल के तौर पे आपको हैरत होगी कि रास्ता रोकने का कानून है, आप रास्ता नहीं रोक सकते पाकिस्तान में। सबसे पहली चीज़ क्या होती है पाकिस्तान में? रास्ता रुक जाता है। अगर सब ये एग्री करें, जैसे काफ़ी सारे मुल्क हैं जिन्होंने इस वक्त एग्री कर दी है कि पॉलिटिकल कोई रैली अगर होती है, अगर कोई कंपनी का बंदा है जो अपने ऑफिस जा रहा है या कुछ कर रहा है और उसके पास कार्ड है, आप उसको रोक नहीं सकते, और अगर रोकेंगे तो पता नहीं बड़े सीरियस चार्जेस होंगे। यानी कि फैक्ट्री चलती रहे, बिजनेस चलता रहे, इन चीज़ों में खलल नहीं पैदा होनी चाहिए। ठीक है, रास्ता रोकने का एक्चुअली मतलब होता है कम्युनिकेशन रोकना। कम्युनिकेशन अगर रुकेगी तो आप बिजनेस क्या करेंगे? ये बिल्कुल बुनियादी बातें। फिर उसमें जब एक दफ़ा चीज़ पे बात तय हो जाती है तो आपका फाउंडेशन बन जाती है। फाउंडेशन के ऊपर फिर आप जिस तरीके से भी एडजस्टमेंट करना चाहें कि इस सेक्टर को ये करना, फिर आखिरी जो उसकी वर्जन है, आखिरी वर्जन है कि भाई एग्जैक्ट टारगेट क्या होना चाहिए। ये गवर्नमेंट हो या फलाना हो या कोई और, डजंट मैटर कि आपने अपनी फिस्कल ये रेंज रखनी है, इन्फ्लेशन इस रेंज में रखनी है, फलाना इसमें रखनी है। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक। मैं एक वक्फा लेता हूँ मिर्जा इख्तियार बेग साहब, उसके बाद मीसाक मईशत या चार्टर ऑफ इकोनॉमी में आपके व्यूज क्या हैं इस पे जानता हूँ मैं आपसे आगे। वक्फा के बाद हाजिर हूँ। लाइफस्टाइल अपडेट किया तो फैंस क्यों नहीं? रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल AC/DC इन्वर्टर फैंस, परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। वेरी स्मार्ट, सच अमेजिंग फीचर्स, जैसे ये 7 स्पीड रिमोट कंट्रोल, बिल्कुल नॉइज़लेस। सिर्फ रॉयल AC/DC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। स्मार्ट चॉइस माइक्रोवेव, हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग, रॉयल साथ जिंदगी भर। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुदीर असरात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मुशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं।
तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर ले जाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत न बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन, बात कर रहे हैं इक्तिसादी सर्वे की। फ़हीम सरदार साहब, सरदार यासिर इलियास साहब और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा अभी कहा कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, इस पर ग्रैंड एक डिबेट भी होनी चाहिए और इस पर कंसेंसस भी होना चाहिए। मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक सियासी जमात तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी लेगी इंतखाबात से पहले, लेकिन आप क्या कहते हैं कि एज अ बिजनेसमैन ये कितना अहम है कि एक कंसेंसस हो जाए कि आपकी जो मुआशी पॉलिसियां हैं वो किसी भी इम्यून हो पॉलिटिकल चेंज से? मिर्जा साहब। देखें, बिजनेस में जो सबसे ज्यादा अहम चीज एक इन्वेस्टर ढूंढता है और उसकी बड़ा फोकस उस चीज पे होता है, वो होती है कंसिस्टेंस ऑफ पॉलिसी, यानी पॉलिसियों का तसलसल। पॉलिसियों का अगर तसलसल नहीं होगा, एक हुकूमत आई, उसने कुछ इंसेंटिव दिए, दूसरे ने उसको विड्रॉ कर लिया, लॉन्ग टर्म आप व्यू नहीं लग सकते। आपने प्रोजेक्ट लगाया है बेस्ड ऑन सर्टेन इंसेंटिव्स एंड पॉलिसीज, और पता चला नई हुकूमत आई और उसने कहा दिया तो सब गलत था, उसने अपनी नई पॉलिसीज बनाई जो बड़ी कंट्रोडिक्टरी और बिल्कुल रिवर्स थी, और तो उसका सरमाया डूब जाता है। तो लिहाजा हमारे मुल्क में बदनसीबी है कि ये बात सही है, हुकूमत जाती है, दूसरी आती है, तो हमारे पॉलिसीज में भी तब्दीली आ जाती है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ को देखते हुए बिजनेस कम्युनिटी में हमने खुद, मैं जब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर साहब से प्रपोज किया था हमने, और यहाँ तक हमने उन्हें ये बताया था कि किन इश्यूज के ऊपर चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए आप बनाएं। खुशकिस्मती है कि ये हुकूमत की जो कोलिजन अलाइज हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, ये तो करना चाहते हैं, कर सकेंगे। पीटीआई का फिलहाल इलेक्शन तक मैं नहीं समझता उनके साथ हाथ मिलाने का या बात करने का या बैठ के बात करने का कोई मूड नजर आ रहा है। बहरहाल अगर नहीं भी हो तो इस हुकूमत को मेरा मशवरा है कि 1-1.5 साल आपके पास। ठीक, अच्छा, एक सवाल बड़ा अहम और है इसी से, चार्टर ऑफ इकोनॉमी से मुताल्लिक ही मैं चाहता हूँ इस पर भी इज़ारे ख्याल कर दें मिर्जा साहब। सवाल ये कि आपको याद होगा कि स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन हो रही थी शौकत अजीज के दौर में, करीब पहुंच चुकी थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो केस टेकअप किया और एक फैसला आया जिसकी वजह से वो प्राइवेटाइजेशन रुक गई। बाद में स्टील मिल को नुकसान हुआ, वो भी हमारे सामने। तो ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी तशकील देते हुए ये भी जरूरी है कि हमारे जो इदारे हैं, अदली पार्लियामान है या दीगर इदारे हैं, उनको भी ऑन बोर्ड रखें उसमें। बल्कि मैं कहूँगा मैं ये कहूँगा कि हर हुकूमत ये अंडरटेक करे कि पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें स्टील मिल है, पीआईए है, रेलवे है, वापडा है, जो 500 बिलियन रुपीज एनुअली ब्लीडिंग हो रही है उसकी, ये वो यूनिट है जिसमें कुछ में तो धुआं भी नहीं निकल रहा है चिमनी से, जो स्टील मिल है, और उसके लिए पैसे दिए जाते हैं वेजेस के लिए। और तो इसको हर एक ने वादा करे कि भाई इसको प्राइवेटाइज करना है, रिस्ट्रक्चर करना है, बंद करना है, वट एवर इट इज, बट ब्लीडिंग रोकनी है एक वक्त में। ये पिछले 10-15 सालों से जो भी हुकूमत आती है, बजट की स्पीच में मैं उसके फाइनेंस मिनिस्टर की ये जरूर सुनता हूँ कि हम आने वाले माली साल में इन इदारों को जो है प्राइवेटाइज कर देंगे, लेकिन एक इदारा अभी तक नहीं हुआ है। और वो इसी तरह बोझ है, वो ब्लीडिंग है, गुड मनी को बैड मनी हमारी जा रही है। तो इस तरह के शॉर्ट टर्म पहले ले टाइम फ्रेम के साथ, और फिर लॉन्ग टर्म ले, और लॉन्ग टर्म में अपने इकॉनमी को अपना जो है ना रिस्ट्रक्चर करना है। हमारी इस वक्त 20% एग्रीकल्चर है, 20% हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, 60% हमारी ठीक, पॉइंट वेल टेकन मिर्जा साहब। मिर्जा सरदार यासिर साहब, ये जो बात अभी कर रहे थे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, और यकीनन वो ब्लैक होल है जिस पे आप अरबों डॉलर जो है हर साल डाल देते हैं, पता नहीं चलता। और इसके अलावा क्या आपका मशवरा होगा? कल बजट पेश होगा लेकिन उसको पास होने में वक्त लगेगा, हुकूमत तजावीज़ भी आपसे मांगेगी या ऑलरेडी मांग ली होंगी। क्या सजेस्ट करते हैं कि सारे इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में अगला साल हुकूमत को क्या चीज़, किन एरियाज पे फोकस करना चाहिए? मैं समझ रहा हूँ कि ओवरऑल जितने भी पॉलिटिशियंस उनके अंडरस्टैंड करना और एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है कि बगैर कंसिस्टेंसी के और कंटिन्यूटी के भी मुल्क में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ नहीं सकती।
आप इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि अनसर्टनिटीज होंगी और इनसिक्योरिटीज होंगी जिसकी बुनियाद पर कोई ना लोकल ना ओवरसीज इन्वेस्ट करेगा. बजट में मल्टीपल हमारे आइडियाज हैं. देखिए सबसे पहले तो आपका जो इशू है विद रिगार्ड्स टू बजट डेफिसिट, इस साल भी हम देखें 3,000 बिलियन के करीब है. ये हम आज तक एक जिहाद के बराबर पहुंच चुके हैं कि हो नहीं पा रहा. किसी भी मुल्क में मिनिमम टैक्स भी आपकी कलेक्शन कम से कम 8 to 9% होनी चाहिए जस्ट फॉर द सिस्टम टू फंक्शन. आपकी हार्डली 1.5% के करीब होगी. 3 मिलियन लोग अगर टैक्स दें तो आपके 227 मिलियन को कहाँ से फीड करेंगे? आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है. तो हमें सबसे पहले जो कॉन्फ्रेंस है बहाल करना पड़ेगा. आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस से पूछ लें, गवर्नमेंट ऑफिस से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है, वो कहेगा ये जो फॉर्म है टैक्स है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं नहीं कर सकता. यकीन करें, इट्स सो ट्रिकी. 70 टाइप्स ऑफ टैक्सेशन है इस मुल्क में. गूगल पे टाइप कर लें, वो कहेगा वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम्स इन द वर्ल्ड. आप उसको रीस्ट्रक्चर करें, टैक्स रिफॉर्म्स लेके आए, टैक्स कॉन्फ्रेंस को बहाल करें, लोगों में जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको क्लोज करें. आप लोगों को कहें सर आप लोग कंट्रीब्यूट करें, पाकिस्तानीज को ऑन बोर्ड लेके रिक्वेस्ट करें कि आप लोग सरमाया लाएं इस मुल्क में, रेमिटेंसेस दें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आए, आपका पैसा सिक्योर है. और इंकरेज करें जैसे उर्दुगान में टर्की में उर्दुगान ने किया था कि उन्होंने तो कहा था कि लिया को हम प्रमोट करेंगे, डिस्टेबलाइज अगेंस्ट डॉलर. उन्होंने अपनी नेशन में उनको अपने सिटीजन को ऑन बोर्ड लिया. देंगे रकबे की हम बात करें, आबादी की बात करें, टोटल 80 मिलियन की आबादी है, 180 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट्स है, 720 बिलियन का उनकी GDP है. क्या कोरिलेट कर रहा है पाकिस्तान के साथ? वी आर एज बिग, ट्वाइस द नंबर्स, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे. एक्सपोर्ट शुड बी प्रायोरिटी. साथ साथ जो हमारे टैक्सेस हैं, डोंट इंक्रीज द टैक्सेस. मुझे पता है इन्हें टैक्स इंक्रीज करना है, दे शुड नॉट इंक्रीज द टैक्स, स्पेशली उन लोगों पे जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं. आपके मल्टीपल टैक्सेस हैं यहाँ पे, जिसमें फॉर एग्जाम्पल रेंटल इनकम पे आपने 35% किया, उसको 5% कर दें. GST या सेल्स टैक्स उसको 17 से कम करके 10 कर दें. किसी जगह पे बैलेंस करें. फायदा क्या होगा? वॉल्यूम होगा. अगर आपके पास 30 लाख लोग टैक्स दें तो 1 करोड़ लोग देंगे, क्योंकि लोग कहेंगे टैक्स कम है, हम टैक्स में आ जाएंगे. तो वॉल्यूम गेन. कोई दुकान भी आप जाके देखें ना, दुकान में आप 10 आर्टिकल नहीं रखते कि 10 आर्टिकल में 1 करोड़ की बेचूंगा. आप वहाँ पे 1000 आर्टिकल रखेंगे और कहेंगे मैं 1000 रुपए के ईच बेचूंगा. उसमें वॉल्यूम में मुझे रेवेन्यू कितना कलेक्ट होगा, कॉमन सेंस की बात है. उस ट्रस्ट डेफिसिट क्लोज करने का तरीका ये है कि आप लोगों को कहें कि आप इस सिस्टम के अंदर आए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आप अपनी वेल्थ डिक्लेयर करें, एसेट डिक्लेयर करें, कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा आप पे. जब अच्छा लोग आते क्यों नहीं? चलें, नून लीग की हुकूमत थी, उधर भी नहीं आए, पीपल्स पार्टी नहीं, फिर मुस्लिम तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई और इसके बारे में बड़ा मतलब ये बात भी की गई कि ट्रांसपेरेंसी और लोगों को लाएंगे, इमरान खान पे लोगों को कॉन्फिडेंस, फिर भी लोग नहीं आए. लेकिन लोग दो मेन वजह है. एक तो लोगों को टैक्स सिस्टम पाकिस्तान का समझ नहीं आता. एक आम ताजर है, उसको नहीं आइडिया, वो नहीं किसी कंसल्टेंट को जाकर हायर कर सकता कि आप मेरे बिहार पे टैक्स फाइल करें. सेकंड इसके लोगों को खौफ है कि हमें टैक्स नेट में आ गया, कल ये टैक्स बढ़ाएंगे, अनरियलिस्टिक टैक्स बढ़ा देंगे और कल मुझे वही पे करना पड़ेगा, मेरी अफोर्डेबल से बाहर होगा, मैं तो शिकंजे में आ जाऊंगा. तो खौफ आपने दूर करना है. उनको गारंटी करें कि अगले 10 साल तक कंसिस्टेंसी होगी, आप पे कोई ऐसा इम्पोज नहीं करेंगे. इसी रोज बोल रही है रिगार्डिंग द बजट. अभी हाल ही हम देख रहे हैं कि ऐसे फैसले लाए जा रहे हैं कि टाइमिंग कम कर दी जाए और हमें टाइम देखिए. ट्रेड दिस इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान. SMEs की हम बात करें तो 40 लाख SMEs की हम बात करें, जो मेन आपका तबका है, ताजर है, वो आपकी इकोनॉमी को चलाते हैं. तो आप ऑल ऑफ द सडन कहेंगे कि आपकी बिजनेस टाइमिंग्स कम होंगी, आपकी प्रोडक्शन कम होगी, आपकी सेल्स कम होंगी, सेल्स टैक्स. अच्छा लेकिन एक आप पूरी दुनिया में आप ट्रैवल करते हैं, दुनिया भर में आप जाएं, जर्मनी जैसी सबसे बड़ी यूरोप की इकोनॉमी है, वहाँ पे भी आपको 7-8 बजे इस टाइप की जो शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, वो नहीं आपको खुले मिलेंगे, डिस्पाइट कि आप उनकी इकोनॉमी. मैं आपको देखा, मैं लंदन की एग्जाम्पल देता हूँ. लंदन में हाई स्ट्रीट पे आप जाएंगे तो 8 बजे बंद हो रही है, वेस्ट फील्ड में आप जाएंगे 10 बजे बंद हो रहे हैं, उनके भी वीकेंड पे जाएंगे तो 11 बजे बंद हो रहा है. मिडिल ईस्ट की एग्जाम्पल ले लें, वहाँ भी 11-12 बजे बंद होते हैं. डायनामिक्स डिफरेंट है और नेचर डिफरेंट है, हमारी रूटीन डिफरेंट है. हम जब आप घर जाते हैं तो अपनी फैमिली को साथ लेके जाएंगे शॉपिंग करने, आप जाएंगे 6-7 बजे. आजकल जो हमारे जो टाइमिंग है उसके साथ क्लाइमेट का इंपैक्ट देख लेंगे. दिन को इतनी गर्मी होती है, हम लोग वैसे लेट उठते हैं. जो हाउस वाइफ हैं, जिनको मैं होम मेकर्स कहता हूँ, वो खवातीन लेट उठती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनकी रूटीन डिफरेंट है. वो बच्चों को स्कूल भेज के, हस्बैंड को ऑफिस भेज के उसके बाद थोड़ा नैप लेती हैं. हमारी डायनामिक्स डिफरेंट है. जो कहते हैं थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, तो हमें अपने पॉलिसीज लोकलाइज बेस्ड ऑन लोकल डायनामिक्स बनानी चाहिए. इनको अगर तकलीफ है बिजली की और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की तो लोग जनरेटर पे अपना निजाम चला लेंगे. अभी भी तो हम जनरेटर पे चला रहे हैं, लेकिन जनरेटर पे निजाम चलाएंगे तो उससे फिर तेल भी तो कहाँ से आप, लेकिन वही तेल है, इसको बेहतर चैनलाइज किया जाए तो उसी तेल को आप लेके बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक. फहीम साहब, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगले साल प्रायोरिटी एरियाज क्या होने चाहिए? इंडस्ट्री होनी चाहिए जिस पे बहुत अग्रेसिवली फोकस करना पड़ेगा. दूसरी चीज़ है कि सर्विस सेक्टर जो आपका वैसे ही बहुत ग्रो कर रहा है उसको और तकवीत दें और उसमें उसको गैल्वेनाइज करें ताकि वो और स्पीड अप हो, क्योंकि सर्विस सेक्टर का बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट है, इंडस्ट्री का बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट है. क्या इसका क्या मतलब है कि हम एग्री को भूल जाए? नहीं, एग्री के अंदर इमीडिएटली मैकेनाइजेशन पे फोकस करना है और जो हमारे जो एग्जिस्टिंग हेक्टेयर्स जो हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है. उस हेक्टेयर्स को भी बढ़ाने को छोड़ दें. वो मैंने एक डिबेट देखी है कि वो बड़ी लंबी डिबेट चल पड़ती है कि ज़मीन को और कितना बढ़ाएं, ये करें वो. जो हमारे पास इस वक्त जो
پیداوار کی زمین ہے اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. اگر ہم گندم 27 ملین ٹن کر رہے ہیں, ہمارا ٹارگیٹ 40 ملین ٹن ہونا چاہیے. ہمیں ہر چیز میں سرپلس کا سوچنا ہے. ہر چیز میں وہ سرپلس تب آئے گا جیسے کہ آپ ہر ادارے, ہر جو ملٹیپلائر سیکٹر ہے اس کے اندر آپ تقویت اس میں لاتے جائیں. اور بجٹ کے ذریعے جو ہے, دیکھیں بجٹ کیا ہوتا ہے, بجٹ ہوتا ہے جب پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کی ایلوکیشن ہوتی ہے, وہ بعد میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے. اس سے زیادہ اہم میری نظر میں کم از کم یہ ہے کہ ایک سوچ. میں کہتا ہوں کہ اپنے ذہن میں سرپلس کی سوچ لانی چاہیے, اور بس ہر چیز میں سرپلس کا سوچنا ہے کہ یار ہم اس کو سرپلس میں کیسے لا سکتے. نہیں, لیکن ایک سردار یاسر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کا جو فارمر ہے وہ بد دل ہو کے اپنی زمینیں بیچ کے, چاہے وہ سوسائٹیز ہوں یا ادر وائز ہوں, کیونکہ وہ اپنے خرچے پورے نہیں کر پاتا, وہ شہروں کی طرف آ رہا ہے, تو آپ کا انٹرسٹ وہ ختم ہو رہا ہے. تو اس کو کیسے آپ نکالیں گے؟ کل وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ ہم سبسڈی جو ہے وہ فارمرز کو دیں گے ڈائریکٹلی, ہم فرٹیلائزر پہ نہیں دیں گے. وزیر خزانہ نے بھی یہ بات کی. لاسز کم کر دیں ان کے, فارمر کو کیسے واپس لے کے آئیں گے؟ تو لاسز ان کے کم کر دیں سپورٹ سسٹمز کے ذریعے. جو سبسڈی دے رہے ہیں وہ خرچہ ہے نا, اس خرچے کا تھوڑا سا ایک پورشن اس میں ڈال دیں. جیسے سردار صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے, بہت ساری ضائع کو کم کر دیں, آپ کی ویسی سرپلس میں چلے جاتے ہیں, وہ بکے گا تو زیادہ آمدن آئے گی نا. دوسری چیز یہ ہے فارمر کو دیکھیں چوپال کے ذریعے, ایک چوپال کو ہم نے بڑھانا ہے. ہمارے ملک میں ایک آرتی اور چوپال کا جو کانسیپٹ ہے نا, اس کو آپ نہیں ہٹا سکتے, اور ہٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو ایک بہتر انداز میں مارکیٹ اور فارمر کو لنک کر دیں. دیکھیں ہر وقت ایک نیا ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی, جو چیز چل رہی ہے اسی کو ایک نئے طریقے سے لے کے آگے چلیں. کوئی اس میں اتنا مجھے مشکل نہیں لگ رہا. آگے میرے جو لب لباب جو میرے ذہن میں ایک چیز ہے کہ ہم جب تک اپنے ذہن میں یہ رکھیں گے نا, ہم نے ہر چیز کا سرپلس بنانا ہے. ٹھیک, ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے فارمر کو, وہ زیادہ کلٹیویٹ کر کے بہتر طریقے سے میکنائز فارمنگ سے اپنی پروڈکشن ڈبل کر سکتا ہے. ویری رائٹ. ایک آخری چیز فہیم صاحب, جو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ جو آپ کی یہ امپورٹس ہیں, یہ بہت بڑا ایک ٹول بھی ہیں یا پاور ہیں, اثاثہ ہے آپ کا, اور آپ یقیناً جن ملکوں سے زیادہ آپ چیزیں لے رہے ہیں اور ان کو ڈالرز دے رہے ہیں, تو ان سے آپ بہت سی چیزوں میں نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ویلیو ایڈیشن کی بات کر رہے ہیں, اب چین سے ہم بہت سی چیزیں جو امپورٹ کرتے ہیں, تو کیا بدلے میں ان سے ہم یہ زراعت ہی میں اگر لے لیں کہ ٹیکنالوجی ایسی مانگ سکتے ہیں, ان کی ایکسپرٹیز لے سکتے ہیں؟ ہم مانگ سکتے ہیں, مانگ رہے ہیں, اور مل بھی نہیں مل رہی ہے, مل رہی ہے. میں جس چیز سے تھوڑا سا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ایک جملے کے اندر نادانستہ طور پہ ہم 4 ٹاپکس کو کنفلیٹ کر لیتے ہیں. چاروں ٹاپکس ایک ہی وقت میں اٹھتے ہیں تو وہ کنفیوژن سی کریٹ ہو جاتی ہے. جہاں تک آپ کے امپورٹس کا تعلق ہے, اگر پاکستان نے 60 70 ارب 80 ارب ڈالرز خرچنے ہیں امپورٹ کے لیے, یہ تو آپ کے لیے ایک اسٹرینتھ ہے. آپ اپنی بیسٹ پرائس نیگوشیٹ کروا سکتے ہیں. پوری دنیا ایک بازار ہے جو سب سے آپ کو کم قیمت پہ, جہاں پہ سب سے زیادہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے, ہماری وہ کیپیسٹی ہے. ایک تو یہ ایسپیکٹ. دوسرا میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سرپلس کی جو سوچ ہوتی ہے نا, اس سے سارا یہی سسٹم. آؤٹ لک آپ کو پازیٹیو لگ رہی ہے؟ یس سر, ویری پازیٹیو لگ رہی ہے. اگلے 2-3 مہینے میں کوئی بہتری آنا ہے؟ دیکھیں میں اس میں صرف اتنا یہ کہوں گا, پھر آئی ایم شیور ہمارے کولیگز بھی کرنا چاہیں گے, جب آپ کی 6% کی گروتھ ہو, ٹھیک, 2 سال متواتر, 6% سے تھوڑا سا کم, یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک, پاکستان ایک ایشین ٹائگر ہے, صرف پالیسی کی ضرورت ہے, اس کو آپ ایک ٹریلین دے دیں, پھر دیکھیں پاکستان کیسے تک. ویری رائٹ. مرزا صاحب, یور لاسٹ ٹیک آن دس آؤٹ لک کمنگ منتھ. جی, مجھے صرف 3 چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں فرنس آئل جیسے موسٹ ایکسپینسو فیول جو 980 ٹن ہم نے پچھلے مہینے امپورٹ کیا تھا, اس سے نکلنا ہے. آلٹرنیٹو انرجی کو انسینٹیوز دیں, سولر پینل پہ سیل ٹیکس وغیرہ ختم کریں تاکہ لوگ اپنے گیزر پہ گھروں میں اس کو استعمال اور افورڈ کر سکیں. ہمیں فرنس آئل $17 بلین کی جو پیٹرول مصنوعات کی امپورٹ کری ہے, موسٹ ایکسپینسو فیول منگا کے اور موسٹ ایکسپینسو بجلی بنا کے, یہ آئندہ سال افورڈ نہیں کر سکتے. دوسری چیز, یہ گرینز, فوڈ گرینز جو ہے, زرعی اجناس جن کو آپ کہتے ہیں, ان کی امپورٹ جو ہے وہ ختم کرنی ہوگی, اسے خود کفالت حاصل کرنی ہوگی, اور ہم اب دوبارہ ہم اس میں حاصل کر سکتے ہیں.
आपको रिफॉर्म चलानी है और बिल्कुल को प्रोटेक्ट करना है। और जहाँ तक सवाल है रुपए की जो डेप्रिसिएशन हो रही है, वेरी राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब। माजरत आपकी बात में काट रहा हूँ, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपका शुक्रिया। सरदार यासिर इलियास साहब आपका भी शुक्रिया। फहीम सरदार साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो गुफ्तगू कर रहे थे ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अगले चंद माह में चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सकती हैं, प्रोवाइडेड की हुकूमत ने जो फैसले करने हैं वो सही सिमत में फैसले करे, और ख़ास तौर पे जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको हर चीज़ में ऑन बोर्ड भी लिया जाए, और उनके जो ग्रीवेंसेज हैं चाहे वो टैक्स की मद में हो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में या लाइसेंस के शूबे तहाशा, उसको दूर किया जाए कि लोकल बिजनेस जब आपका कॉन्फिडेंट होगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसी सूरत में आएगी कि जब फॉरेन इन्वेस्टर देखेगा कि आपके लोकल बिजनेसमैन को पाकिस्तान के अंदर क्या सहूलियात हैं और किस अंदाज से वो कारोबार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।